1947 एक ऐसा साल जब भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन उसकी कीमत लाखों लोगों की लाशों, उजड़ते परिवारों और एक ऐसे बंटवारे से चुकाई गई जिसके घाव आज भी नहीं भरे हैं। उस वक्त जो लोग रात को अपने घर में सोए, उन्हें सुबह उठकर पता चलता है कि उनका घर, उनकी जमीन, उनका देश बदल चुका है बिना उनकी मर्जी के। उनको उस जमीन से उखाड़ फेंका जाता है जहां उनकी पीढ़ियां दफन हैं। ये फैसला एक ऐसे इंसान ने लिया था जिसने अपनी जिंदगी में कभी भारत नहीं देखा था, जिसे यहाँ की संस्कृति, भूगोल, नदियां या लोगों के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर भी उसे 40 करोड़ लोगों की तकदीर का फैसला करने के लिए लंदन से भारत बुलाया गया। उस शख्स का नाम है सर सिरिल रेडक्लिफ। आज इन्हीं की कहानी के बारे में हम बात करेंगे। बंटवारे की लकीर को खींचने से पहले हम जानेंगे कि आखिर भारत को अलग करने की नौबत क्यों आई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन आर्थिक और सैन्य रूप से पूरी तरह टूट चुका था। वे समझ गए थे कि अब भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है, लेकिन भारत को छोड़ना इतना आसान भी नहीं था। मुस्लिम लीग और उनके नेता मोहम्मद अली जिन्ना टू नेशन थ्योरी पर अड़े थे। उनका तर्क था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग मजहब हैं और वे एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगस्त 1946 में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया, जिसके बाद कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, और देश के कई हिस्सों में भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय बनकर आए तो उनके पास भारत को आजाद करने का फरमान था। माउंटबेटन ने देखा कि गृह युद्ध की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 के तहत ये तय हुआ कि भारत का विभाजन होगा। एक हिंदू बहुल भारत और एक मुस्लिम बहुल पाकिस्तान बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि देश को बांटेगा कौन। पंजाब और बंगाल जैसे राज्यों में हिंदू, मुस्लिम और सिख आबादी इतनी घुली मिली थी कि वहां कोई एक सीधी रेखा खींचना असंभव था। यहीं से एंट्री होती है सर सिरिल रेडक्लिफ की। सिरिल जॉन रेडक्लिफ 30 मार्च 1899 को ब्रिटेन में जन्मे। रेडक्लिफ एक बहुत ही कुलीन और पढ़े लिखे परिवार से आते थे। उनके पिता अल्फ्रेड अर्नस्टन रेडक्लिफ ब्रिटिश सेना में एक कप्तान थे और मां सिबिल बीट्राइट्स एक हाउसवाइफ थी। रेडक्लिफ की पढ़ाई हैलीबेरी कॉलेज और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। वे लंदन के बहुत बड़े वकील थे। वे ब्रिटेन के कानूनी सर्कल में एक सम्मानित नाम था, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी कोर्ट रूम में और कानूनी फाइलों के बीच में ही गुजरी थी। रेडक्लिफ ने कभी भारत की धरती पर कदम नहीं रखा था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि यहाँ के लोगों का पहनावा क्या है, भाषा क्या है, या हिंदू, मुस्लिम, सिख के बीच की सांस्कृतिक बारीकियां क्या है। उनके लिए भारत सिर्फ नक्शे पर बना एक आकार था, और यही वो चीज थी जो अंग्रेजों को चाहिए थी। लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटिश हुकूमत बहुत चालाक थी। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसे पूरी तरह से निष्पक्ष कहा जा सके। अगर भारत में रह रहे किसी अंग्रेज अधिकारी को ये काम दिया जाता तो कांग्रेस या मुस्लिम लीग उस पर पक्षपात का आरोप लगा सकती थी। रेडक्लिफ भारत के लिए एकदम अजनबी थे। अंग्रेजों ने दुनिया के सामने ये तर्क पेश किया कि क्योंकि रेडक्लिफ का भारत में कोई स्वार्थ, कोई रिश्तेदार या कोई राजनीतिक झुकाव नहीं है, इसलिए वो जो भी फैसला करेंगे वो पूरी तरह से न्यूट्रल और कानूनी होगा। न्यूट्रल यानी निष्पक्ष होगा। उन्हें 2 सीमा आयोगों का अध्ययन बनाया गया, एक पंजाब के लिए और एक बंगाल के लिए। हर आयोग में 2 मुस्लिम लीग के जज और 2 कांग्रेस के हिंदू और सिख जज थे। लेकिन जब भी इन जजों के बीच असहमति होती थी तो आखिरी फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर सिरिल रेडक्लिफ के पास था। 8 जुलाई 1947 ये वो दिन था जब सर सिरिल रेडक्लिफ पहली बार भारत की जमीन पर उतरे। जब वे दिल्ली के सफदरगंज एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उत्तर भारत की भयानक गर्मी ने उनका स्वागत किया। उन्हें बताया गया कि उन्हें 15 अगस्त तक यानी मात्र 36 दिनों के भीतर भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा तय करनी है। 40 करोड़ लोगों का भविष्य, 1,75,000 वर्ग मील का क्षेत्रफल और समय सिर्फ 36 दिन का। रेडक्लिफ इस भयंकर गर्मी के आदी नहीं थे। वे अक्सर दिल्ली के वायसराय हाउस के एक बंद कमरे में बैठे रहते थे। उनके पास कोई आधुनिक सर्वे तकनीक नहीं थी। उन कुछ हफ्तों में उन्हें जनगणना के आंकड़ों, जिलों की सीमाओं, नहर सिस्टम, रेलवे लाइनों, प्रशासनिक संपर्कों और राजनीतिक नेताओं के परस्पर विरोधी दावों की जांच करनी थी।
वे उन पुराने नक्शों और पुरानी जनगणना जो 1941 के आंकड़ों का था वो उनको इस्तेमाल करना था, जो ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर थे। उन्होंने कभी खुद सरहद वाले इलाकों का दौरा नहीं किया। उन्होंने बंद कमरे में नक्शे पर पेंसिल घुमाई और बिना ये जाने कि वो पेंसिल किसी के घर के बीच से गुजर रही है या किसी के खेत के बीच से गुजर रही है, लकीर खींच दी। इसे रेडक्लिफ लाइन का नाम दिया गया। ये लाइन सिर्फ नक्शे पर एक सीमा नहीं थी, इसने खेतों, नदियों, सड़कों, मोहल्लों और कभी-कभी तो बड़े परिवारों को भी दो हिस्सों में बांट दिया। इसके बाद हुए बंटवारे ने इंसानी इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक को जन्म दिया। इतिहासकारों का अनुमान है कि लगभग 1.4 करोड़ लोगों ने नई सीमाएं पार की। मरने वालों की संख्या को लेकर मतभेद है, लेकिन अनुमानों के अनुसार ये संख्या कुछ लाख से लेकर लगभग 20 लाख तक हो सकती है। पंजाब में हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के बीच भयंकर नरसंहार हुआ। बंगाल में भी बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए, जो एक अलग तरह का लेकिन उतना ही विनाशकारी अनुभव था। बंटवारे के समय सबसे बड़ा पेच दो शहरों को लेकर फंसा था, बंगाल का कलकत्ता और पंजाब का लाहौर। लाहौर उस समय पंजाब की धड़कन था। ये एक प्रमुख सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आर्थिक केंद्र था। आंकड़ों की अगर बात करें तो लाहौर में मुस्लिम आबादी लगभग 60% के आसपास थी, लेकिन शहर की 80% संपत्ति, व्यापार, कारखाने और जमीनें हिंदुओं और सिखों के पास थी। हिंदू और सिख नेताओं ने पुरजोर मांग की कि लाहौर भारत को मिलना चाहिए, लेकिन रेडक्लिफ ने एक बैलेंसिंग एक्ट किया। चूंकि उन्होंने बंगाल को कलकत्ता, जो एक बहुत बड़ा औद्योगिक और बंदरगाह शहर था, भारत को दे दिया था, इसलिए उन्होंने ये तय किया कि पाकिस्तान को भी एक बड़ा शहर मिलना चाहिए ताकि वे अपना प्रशासन चला सके। इसी राजनीतिक और बुनियादी ढांचे के तर्क पर डेमोग्राफिक्स का हवाला देते हुए लाहौर को पाकिस्तान के नक्शे में डाल दिया गया। रातों रात लाहौर के हिंदू और सिखों को अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर खाली हाथ भागना पड़ा था। इस बंटवारे का सबसे विवादित हिस्सा वो है जहां रेडक्लिफ लाइन आखिरी मिनटों में बदल दी गई थी। शुरुआती ड्राफ्ट के अनुसार पंजाब के फिरोजपुर और जीरा तहसीलें पाकिस्तान को दी जा रही थी, लेकिन अंतिम फैसले में ये दोनों इलाके भारत के हिस्से में आ गए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण था गुरदासपुर जिला। गुरदासपुर में मुस्लिम आबादी 50% से थोड़ी अधिक थी, लेकिन इसे भारत को दे दिया गया क्योंकि गुरदासपुर ही वह रास्ता है जो भारत को जम्मू और कश्मीर से जोड़ता था। अगर गुरदासपुर पाकिस्तान को मिल जाता तो भारत का कश्मीर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता। पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ और भारत 15 अगस्त को, लेकिन इन दोनों देशों की सीमा रेखा यानी रेडक्लिफ लाइन 17 अगस्त 1947 को पब्लिश की गई। 2 दिन तक लोगों को ये नहीं पता था कि वे किस देश में आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। पंजाब और बंगाल के सीमावर्ती गांवों में लोगों ने भारत का झंडा फहरा दिया, लेकिन 17 अगस्त को रेडियो पर घोषणा हुई कि उनका गाँव अब पाकिस्तान में है। जो लोग 15 तारीख को खुशियां मना रहे थे, 17 तारीख को उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इस देरी का कारण माउंटबेटन थे। वो नहीं चाहते थे कि आज़ादी के जश्न में सीमा विवाद का साया पड़े, लेकिन इस देरी ने कंफ्यूजन को इतना बढ़ा दिया कि दंगे और भी ज्यादा भयंकर होते चले गए। इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन है ये। रेडक्लिफ की उस एक लकीर ने करीब 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन लोगों को रातों रात बेघर कर दिया। लोग अपना घर बार छोड़कर पैदल, बैलगाड़ियों और ट्रेनों की छतों पर बैठकर सरहद पार करने लगे। रास्ते में कत्लेआम हुआ। करीब 10 से 20 लाख लोग बेरहमी से मारे गए। महिलाओं के साथ जो दरिंदगी हुई उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। ट्रेनें जब स्टेशन पर पहुंचती थी तो उनमें जिंदा इंसानों की जगह सिर्फ कटी हुई लाशें होती थी। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये बंद कमरों में जल्दबाजी में लिए गए एक प्रशासनिक फैसले का नतीजा था। लेकिन उस इंसान का क्या हुआ जिसने ये लकीर खींची थी? जैसे ही 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, सर सिरिल रेडक्लिफ उस दिन चुपचाप इंग्लैंड वापस चले गए। उन्होंने भारत छोड़ने से पहले बंटवारे से जुड़े अपने सारे नोट और कागजात जला दिए ताकि कोई सबूत ना बचे। उन्हें इस काम के लिए ब्रिटिश सरकार ने 2000 पाउंड, जो उस समय की बहुत बड़ी रकम थी, इतनी फीस दी थी। लेकिन जब रेडक्लिफ ने भारत में मचे कत्लेआम की खबरें सुनी तो उन्होंने वो चेक लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने पूरी
जिंदगी एक गिल्ट के साथ गुजारी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं कभी भारत या पाकिस्तान गया तो दोनों तरफ के लोग मुझे जान से मार डालेंगे। 1977 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो दोबारा भारत कभी लौटकर आए ही नहीं। रेडक्लिफ की खींची हुई वो पेंसिल की लकीर दुनिया के सबसे भारी सैन्य नियंत्रित बॉर्डर्स में बदल चुकी है। भारत पाकिस्तान की सीमा आज भी तनाव, आतंकवाद और गोलियों की आवाज से गूंजती रहती है। जो नदियां और खेत कभी एक थे, आज उन पर कटीले तार बिछे हुए हैं। रेडक्लिफ ने लकीर तो खींच दी थी, लेकिन वो दिलों को नहीं बांट पाए, या शायद उन्होंने दिलों को इतना बांट दिया कि वो आज तक जुड़ ही नहीं पाए हैं। पता नहीं कि सर सिरिल रेडक्लिफ कैसे इंसान थे, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी जल्दीबाजी और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए शायद उनका इस्तेमाल किया, और वो उस गिल्ट में भी जी रहे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसी ही और इतिहास से जुड़ी हुई कहानियों के लिए कड़क को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम मनीषा है और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद की है मेरे साथी नकुल ने। शुक्रिया।